नमस्कार साथियों, और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं एकेश राजवीर। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज दोस्तों इस क्लास में मैं आपके लिए एक छोटी सी पोयम लेकर आया हूं विलियम वर्ड्सवर्थ की, माई हार्ट लीप्स अप। इस पोयम को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, पूरी दोस्तों समरी होगी इसकी, और समरी के साथ साथ इसके बेसिकली जो और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस पोयम को बिना किसी एड ब्रेक के। शुरू हो जाए ना पोयम, आइए शुरू करते हैं। देखिए ये जो पोयम है माई हार्ट लीप्स अप, माई हार्ट लीप्स अप। इस पोयम के सबसे पहले मैं कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में बातचीत कर लूं। ये जो पोयम है तो इस पोयम को लिखा किसने था? बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना। इस पोयम को लिखने वाले आपके हुए विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जो पोयम है तो पोयम पब्लिश्ड कब हुई थी? अगर पब्लिशिंग के रिगार्डिंग बातचीत करें तो पोयम, क्योंकि जो विलियम वर्ड्सवर्थ रहे हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत सारी पोयम 1807 के टाइम पीरियड में पब्लिश्ड हुई थी। तो ये जो पोयम है माई हार्ट लीप्स अप, इसी पोयम को एक और टाइटल भी दिया गया है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स एक पोइटिक कलेक्शन था जो बेसिकली 1807 के टाइम पीरियड में हमें आपको नजर आता है। तो इसी पोइटिक कलेक्शन में ये जो पोएम है पब्लिश्ड हुई थी। इसी पोएम को बहुत ही पॉपुलरली द रेनबो पोएम के नाम से जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज द रेनबो। ये इस पोयम को द रेनबो पोयम के नाम से भी जाना जाता है। जहां तक मैं इस पर्टिकुलर पोयम की मैं बातचीत करूं कि इस पोयम का टाइम पीरियड की कब इन्होंने लिखा था, अप्रॉक्सीमेटली ये वो टाइम पीरियड था जब 1802 का टाइम पीरियड, जब विलियम वर्ड्सवर्थ डब कॉटेज में थे, तब उस समय इस बेसिकली पोयम को उन्होंने कंपोज किया था। पोयम के रिगार्डिंग एक बात और भी कही जाती है कि इस पोयम की, क्योंकि जो लास्ट 2 लाइन है इस पोयम की, माई हार्ट लीप्स अप की जो लास्ट 2 लाइन्स होती हैं, जो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा, जो लास्ट लाइन है तो बेसिकली वो बन गई जो ओड ऑन, जिसे बेसिकली इमोर्टैलिटी ओड कहते हैं, और ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। जो इमोर्टैलिटी ओड है तो उसके बिगिनिंग में भी यही जो इस पोयम की जो लास्ट लाइन है तो उस पोयम की बिगिनिंग की 2 लाइन बन जाती हैं, यही वाली वो लास्ट की लाइन। तो इसीलिए इनकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। और बहुत सारे स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब ये पोयम लिखी तो उनके ऑलरेडी माइंड में कहीं ना कहीं जो दूसरी पोयम थी, यानी जिसे बोलूं मैं इमोर्टैलिटी ओड वाली जो पोयम थी, तो वो उनके कहीं ना कहीं माइंड में रही, यानी स्टेट ऑफ माइंड को दिखाती है। तो जो इसकी लास्ट लाइन है माई हार्ट लीप्स अप पोयम की, तो ये बन जाती है क्या? एपिग्राफ। लास्ट 2 लाइन यहां पर मैंने, चलिए मैं दोबारा से लिख देता हूं, लास्ट जो 2 लाइन है 2 लाइन बिकम एपिग्राफ। एपिग्राफ जब भी कोई मतलब बिगिनिंग में कोई लाइन कोट कर जाती है तो उसे एपिग्राफ कहते हैं। एपिग्राफ फॉर द पोयम, उसका नाम है इमोर्टैलिटी ओड। मैं इमोर्टैलिटी ही लिखे दे रहा हूं, इमोर्टैलिटी ओड। इस पोयम के लिए बेसिकली एक आप क्या बन गई? एपिग्राफ बन गई। ठीक है, तो ये है इस पोयम के रिगार्डिंग कुछ बातें। और एक और इंटरेस्टिंग बात आती है जो लास्ट में हमें इस पोयम के देखने को मिलती है। लास्ट में हमें क्या देखने को मिलता है इस पोयम में? लास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट देखने को मिलता है, जो एक वर्ड यूज किया है इन्होंने, पाइड ब्यूटी करके। पाइड ब्यूटी करके लास्ट में इस पोयम के नजर आएगा, भी मैं पोयम आपको दिखाऊंगा तो आप खुद देख पाएंगे। तो जो वो पाइड, नेचुरल पाइटी, नॉट पाइड ब्यूटी, नेचुरल पाइटी, एक वर्ड यूज कर दिया है इन्होंने, ये है नेचुरल पाइटी। मैं लिखे दे रहा हूं, है ना, नॉट पाइड ब्यूटी, मेरे माइंड में पाइड ब्यूटी आ गया था। नेचुरल PIETY, तो ये जो वर्ड इन्होंने यूज कर दिया है, इसको लेकर के विलियम ब्लेक के जो विचार थे, विलियम ब्लेक के, वो थोड़े डिफरेंट थे। इन्होंने मतलब इस वर्ड को बेसिकली
थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि अपना एक डिससेटिस्फैक्शन उन्होंने एक्सप्रेस किया, उन्होंने डिनाई भी किया, डिसलाइक किया इस पर्टिकुलर पार्ट को, कि जो ह्यूमन बीइंग है वो कहीं ना कहीं नेचुरल पाइटी से, तो नेचुरल पाइटी उनमें नहीं होती, क्योंकि हम लोग पैदाइशी क्या हैं, कहीं ना कहीं इनबोर्न एम्पायर्स हैं। जैसे बोलते हैं ना कि क्रिश्चियनिटी में एक कॉन्सेप्ट है इनबॉर्न सिनर वाला, तो उस कॉन्सेप्ट को भी यहां पर आप देख सकते हैं। तो कंट्राडिक्टरी आइडियाज मिल जाते हैं, क्योंकि जो बेसिकली आपके विलियम ब्लेक रहे, तो ब्लेक का आइडिया अपना रहा कि नेचुरल पाइटी तो होती ही नहीं है ह्यूमन बीइंग में, तो वो चीज भी देखने को मिल जाती है। और एक लाइन है इस पोएम की, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। बेसिकली पैराडॉक्सिकल एक स्टेटमेंट है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, है ना। तो वो भी लाइन आपके एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। तो इतना तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था जो पोएम के बारे में था। अब हम लोग इस पोएम को ही शुरू करते हैं और पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। माई हार्ट लीप्स अप बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, और पोएम का जो पब्लिकेशन टाइम पीरियड है वो हुआ 1807, है ना। आइए शुरू कर रहे हैं इस पोएम को, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इंटरेस्ट भी आएगा, मजा भी आएगा। सो पोएम है, माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई। पोएट कहता है कि मेरा जो दिल है, जो मेरा दिल है, माई हार्ट लीप्स अप, जो मेरा दिल है तो प्रसन्नता से क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा प्रसन्नचित हो जाता है, कूदने लगता है। लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड, और कब, जब मैं देखता हूं, आई बिहोल्ड, जब मैं देखता हूं, अ रेनबो, किसको, एक इंद्रधनुष को, इन द स्काई, आसमान में। कहते हैं कि मेरा जो हार्ट है वो खुशी से उछल जाता है, कूदने लगता है खुशी से। कब, व्हेन आई बिहोल्ड, जब मैं देखता हूं, अ रेनबो इन द स्काई, आसमान में एक रेनबो को, यानी एक इंद्रधनुष को देखता हूं। बेसिकली यहां पर एक और इंटरेस्टिंग पार्ट आता है इस पोएम को लेकर के, कि जो रेनबो है ना, तो वो सिंबल ऑफ सर्वाइवल एंड सिंबल ऑफ लाइफ है। रेनबो जो है वो सिंबल ऑफ सर्वाइवल है और सिंबल ऑफ लाइफ है, कि कहीं ना कहीं अभी जो जीवन है वो बहुत अच्छा है। देखिए ये तो रोमांटिक पोएट रहे विलियम वर्ड्सवर्थ, और बीइंग अ रोमांटिक पोएट तो आपको पता है कि कैसी बेहतर इन्होंने नेचुरल पोइट्री लिखी है। पोइट्री ज्यादातर जो नेचर पर बेस्ड है, वो सारी ऐसी फीलिंग इन्होंने एक्सप्रेस की है, और कहीं ना कहीं नेचुरल जो प्राकृतिक फेनोमेना है, नेचुरल जो फेनोमेना है, उसको बहुत अच्छे से इन्होंने एडमायर भी किया है। माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड रेनबो इन द स्काई, मेरा दिल जो है प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है जब मैं रेनबो को देखता हूं आसमान में। सो वॉज इट व्हेन माई लाइफ बिगेन, सो वॉज इट व्हेन माई लाइफ बिगेन, सो इट इज नाउ आई एम अ मैन। सो वॉज इट, ये जो रेनबो है ये ऐसा ही था। पोएट कहना चाहता है सो वॉज इट, ये ऐसा ही था, व्हेन माई लाइफ बिगिन, जब मेरे जीवन का आरंभ हुआ था। मतलब व्हेन आई वॉज जस्ट अ इन्फेंट, किड हो गया मैं, छोटा बच्चा हो, तो तब भी ये ऐसा था। सो वॉज इट व्हेन माई लाइफ बिगिन, ऐसा ही तब था जब मेरे जीवन का आरंभ हुआ। सो इट इज नाउ, और ऐसा अभी भी है। सो इट इज नाउ, ऐसा ये अभी भी है। आई एम अ मैन, और मैं क्या बन चुका हूं, मैं एक पूर्ण रूप से डेवलप्ड एक ह्यूमन बीइंग बन चुका हूं, मैन बन चुका हूं, पूरा आदमी बन चुका हूं, और ऐसा ही है। मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। तो अगर इसमें कोई चेंजेस नहीं आए तो कहना क्या चाहता है पोएट, आप समझिएगा। सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड, और ऐसा ही ये रहेगा, ऐसा था, ऐसा है, और ऐसा ही रहेगा। व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड, जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तो ऐसा ही रहेगा। और लेट मी डाई, और मेरी मृत्यु के बाद भी ये ऐसा ही रहेगा, है ना। मतलब ये जो रेनबो है ये ऐसा ही रहेगा। मतलब यहां कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं
कि स्टिलनेस नेचर में कि कितनी स्थिरता है और नेचर कितना फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना कितना बढ़िया है, उसकी बातचीत कर रहे हैं कि देखिए ह्यूमन जो लाइफ है वो ट्रांजिटरी है ना। हम लोग पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, चीजें बदलती जाती है हमारे लिए, लेकिन नेचुरल फिनोमेना वैसे ही है। और शायद इसीलिए अब आप समझ सकते हैं कि इमोर्टैलिटी जो ओड इन्होंने पोयम लिखी है वो कहीं ना कहीं यहां से इंस्पिरेशन लेती है। क्रिटिक्स का जो कहना है वो सही समझ में आता है। सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड और लेट मी डाई, या फिर मैं मर जाऊं तब भी ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ नेचुरल फिनोमेना जो ऐसे ही था। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, and I could wish my days to be bound each to each by the natural piety. The child is the father of the man. तो जो बच्चा है ना, the child is the father of the man. जो बच्चा होता है बेसिकली इनका कहना है वो इंसान का पिता है। देखिए ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको क्वाइट डिफरेंट लग रहा होगा, है ना, ऐसे नहीं लग रहा? यस, कि जो बालक है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, जो बालक है वो मनुष्य का पिता है। भाई बालक से ही तो मनुष्य का कहीं ना कहीं जन्म होता है ना। बालक धीरे धीरे बड़ा होगा, एक मनुष्य का निर्माण होता है ना, और वही बालक बूढ़ा होगा। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बाय द वे ये स्टेटमेंट ऐसे मैं बताऊं कि इसे प्रूव्ड नहीं किया जा सकता, है ना, और इसके साथ कुछ अच्छी यादें भी जुड़ी है इस स्टेटमेंट के साथ, मैं भी आज चर्चा नहीं करना चाहूंगा। The child is the father of the man, and I could wish, and I could wish, and I could wish. आगे कहते हैं कि मैं ये कामना करता हूं, I could wish my days to be, कि मेरे दिन हों। Yes, and I could wish. The child is the father of man and I could wish. और मैं ये उम्मीद कर सकता हूं, मैं ये उम्मीद भी करता हूं, my days to be, कि मेरे दिन हो bound to each by natural piety. Bound each to each, हर एक, है ना, बिल्कुल प्रत्येक, bound to each, bound each to each, एक दूसरे से जुड़े हो by natural piety, प्राकृतिक धर्म परायणता से। यानी कि जो मेरे दिन हो तो कैसे भरे हो, फिल्ड हो, हर एक दिन मेरी लाइफ का कैसा हो, नेचुरल पाइटी, प्राकृतिक धर्म परायणता से। यानी कि कहीं ना कहीं प्रकृति के लिए जो मेरा धर्म है उसका मैं निर्वहन भी कर सकूं, है ना। तो ये है आपकी दोस्तों कंप्लीट पोयम जिसका नाम है माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो। इस पोयम को रेनबो टाइटल से भी जाना जाता है। तो ये जो लास्ट वाली जो लाइन है, यही लाइन गाइस आपको इंटीमेशन इमोर्टैलिटी ओड में एज एन एपिग्राफ भी आपको मिल जाती है, ठीक है, शुरू में। और ये वाली लाइन आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, जो एग्जाम में पूछ ली जाती है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। इसमें यह पूछा जाता है कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, और आपके बताने से मुझे ये पता चलेगा कि आपने इस वीडियो को इतना देखा है ना। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन में, है ना, ये जरूर बताइएगा डेफिनेटली। तो बाकी चलता हूं, फिर से मिलूंगा आपको अगली क्लासेस में। तब तक के लिए उम्मीद करता हूं कि आप अपना ख्याल रखेंगे और ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे और ऐसे ही अपनी जिंदगी धीरे धीरे चलती रहेगी और हम लोग चलते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बिल्कुल अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।